Hello, bachcho. Let this question: a mortar fires a shell of mass capital M explode into two pieces of mass capital M by 5 and 4 M by 5 at the top of the trajectory. The smaller mass falls very close to the mortar. In the same time, the bigger piece and large a distance of d from the mortar. The shell would have fallen at a distance r from the mortar if there was no explosion. The value of d is आइए बेटा हमें यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए y डायरेक्शन है और सपोज दैट ये x डायरेक्शन है। यहाँ से आपने किसी पार्टिकल को फायर किया और पार्टिकल यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे आके गिर जाता है। तो अगर मान लीजिए इसका जो ओरिजिन है ना, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे और यहाँ पे पार्टिकल गिरता है, अगर यहाँ पे एक्सप्लोड नहीं होता, अगर यहाँ पे जो मोटर है जिसका मास यहाँ पे कैपिटल एम है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पर, अगर वो एक्सप्लोड नहीं होता तो वो यहाँ पे जाके गिरता है बेटा। और वो जहाँ पे जाके गिरता, कैपिटल एम मास जहाँ पे जाके गिरता, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो यहाँ जाके गिरता, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से आपका आर डिस्टेंस पर बताया जा रहा है बेटा। तो मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता, यहाँ पे क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास है किसका, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है इसका मतलब। बट ये यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ये दो पार्ट्स में टूटा। कितने कितने पार्ट्स में बेटा, एक तो बना इसका m/5 पार्ट बना और एक इसका 4m/5 पार्ट बना। तो जो m/5 है बेटा, जो स्मॉलर मास है वो तो वापस यहाँ पर ही आ गया बेटा, मतलब m/5 वाला मास तो आपका यहाँ पर ही आके एक्सप्लोड हो जाता है बेटा, जिसको हम यहाँ पे m1 मास कह रहे हैं। और जो दूसरा फ्रेगमेंट्स है, जो बड़ा वाला मास है, वो कहीं दूर जाके गिरा, जैसे मान लीजिए m2 मास यहाँ पे जाके हिट करता है, जिसका मास यहाँ पे 4m/5 है बेटा। और जिसकी यहाँ से जो हमें डिस्टेंस बताई जा रही है, वो डिस्टेंस हमें बताई जा रही है कि वो डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, उसकी डी डिस्टेंस है बेटा। तो अगर मैं m2 मास के कोऑर्डिनेट लिखूँ तो कितने हो गए, d,0 हो जाते हैं, और m1 मास के कोऑर्डिनेट 0,0 है बेटा। और सिस्टम का जो सेंट्रो मास है वो r डिस्टेंस पर है। तो सेंट्रो मास का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 पोजीशन वेक्टर प्लस m2 x2 पोजीशन वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 बेटा, ये सेंट्रो मास का फॉर्मूला होता है बेटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टम का जो सेंट्रो मास है वो कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। m1 मास कितना है, m/5 है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1 0 है। m2 मास कितना है, 4m/5 है, और x2 कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, यहाँ पे d है बेटा, और m1 प्लस m2 है। तो m1 प्लस m2 फाइनली आपके पास m होगा, टोटल मास तो m ही है बेटा। तो यहाँ पे r हम क्या देख पाते हैं, r हम देख पाते हैं कि 4md अपॉन 5 इंटू m हो जाता है बेटा, m से m कट गया, हमसे d पूछा गया तो d कितना हो गया यहाँ पे 5r/4 हमारे पास d हो जाता है बेटा। तो d का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 5r/4 हो जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, मतलब सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाता है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि जब कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता है तो बिना एक्सप्लोजन के जहाँ पे पार्टिकल्स गिरेगा सिस्टम का सेंटर मास वहीं होता। तो अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो पार्टिकल कहाँ गिरता बेटा, आर डिस्टेंस पे गिरता। बोला देखो द शेल विल हैव फॉलन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द मोटर इफ देयर वाज नो एक्सप्लोजन। अगर कोई एक्सप्लोजन नहीं हो रहा तो पार्टिकल्स यहाँ से आर डिस्टेंस पे गिरता। तो मतलब वो क्या है, इसका सिस्टम का सेंटर मास होने वाला है। फिर इसके जो दो पार्ट्स बने हैं, जो ये m1 मास बना, इसका जो m2 मास बना, तो m1 मास अगर यहाँ गिर रहा है और m2 मास यहाँ गिर रहा है तो इस प्रकार से एडजस्ट होंगे कि इनका सेंटर मास यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए बेटा। इसलिए फिर हमने सेंटर मास की पोजीशन का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे एक्सियम का वैल्यू हमारे पास r था, m1 x1 m2 x2 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमने देखा कि हमारा आंसर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।